नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे? चलो, बहुत अच्छी बात है कि आप सभी बढ़िया हो, अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान देकर पढ़ रहे हो आप लोग। ठीक है, इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, तो आइए चलते हैं। जैसे हिस्ट्री का चैप्टर था, आप बोलोगे सर आप इतने दिन में वीडियो वगैरह अपलोड करते हो। भाई देखो, थोड़ी सी प्रॉब्लम बनी हुई है। ठीक है, मेरे भी जैसे आपके एग्जाम है ना, ऐसे ही मेरे भी एग्जाम्स है। तो आप अपने एग्जाम्स के लिए जैसे पढ़ रहे हो, मैं भी अपने एग्जाम्स के लिए ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये साथ के साथ में वो कहते हैं ना, भाजपा वाला जो नारा है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, वो ये मेरा भी विकास और आपका भी डेवलपमेंट, सेम इक्वल डेवलपमेंट होगा। और मैं कोशिश करता रहता हूँ, जब भी समय मिलता है, जब भी टाइम निकलता है, तो मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करने का काम करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और एक दो बैच तो ऐसा है कि बिल्कुल जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में चलाया हुआ है। जैसे 11th क्लास की इकोनॉमिक्स वाला जो बैच अभी हाल ही में चला है। अभी फिलहाल जो पेड बैच था 10th क्लास ज्योग्राफी का, वो खत्म किया है। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चों की एक कमेंट थी कि सर जो पेड वीडियो की जितनी भी क्लासेस थी वो हमें दी गई। देखो बेटा, जितनी भी क्लासेस थी पेड वीडियो कोर्स में, जितनी भी क्लासेस थी, वो आपको प्राइवेट जो प्रोवाइडेड की गई है, वो नो कॉस्ट फ्री में प्रोवाइड की गई है। उसमें से बहुत सारी क्लासेस ऐसी है जो बेसिक्स क्लास है, बेसिक क्लासेस, जिनका जो मीन्स है वो ज्योग्राफी की मोस्ट एंड मोर जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है उनको एकत्र करना है। वे जो वीडियोस है वे हम वहां से हटा दी गई, रिमूव कर दी गई है। ठीक है, और आपको आपके सिलेबस रिकॉर्डिंग या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी आपका जो वीडियो में जो सामग्री वगैरह थी वो आपको प्रोवाइड करा दी गई है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। कहने का मतलब वहां आपको कुछ भी मतलब ऐसा हमने प्रोवाइड नहीं किया जो आलतू फालतू का हो और जो बकवासबाजी हो। ठीक है, या फिर ज्यादा बड़ा आपके सिलेबस से बाहर का हो। ठीक है, वो हमने प्रोवाइड नहीं किया। जो सिलेबस से बाहर की वीडियोज है, वीओडी बैच जो था, वो हमने वहां से रिमूव कर दिया है। अब आपके पास में पेड वीडियो क्लासेस की वही वीडियो है जो आपके कोर्स से संबंधित है। ठीक है, बाकी अगर पेड वीडियो बैच हिस्ट्री का निकला है, अभी हिस्ट्री के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट है। ठीक है, उस पर हम काम अभी फिलहाल कर रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी हिस्ट्री का जो पेड वीडियो बैच है उसमें एडमिशन ले ले, और अपनी फीस वगैरह है जो वहां पर फीस जमा करा दे। उसके बाद में हम अपना काम शुरू कर देंगे। तो आइए दोस्तों, जैसे कि चलाया हुआ था, आज की जो हेडिंग है द रोमांटिक द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। हिंदी में बोलते हैं रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। ठीक है, रूमानी कल्पना क्या थी और राष्ट्रीय भावना क्या थी। देखो, अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं तो इनका जो मतलब था रूमानी कल्पना और राष्ट्रवाद की। रूमानी कल्पना के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय है जो, ठीक है, राष्ट्रीय भावना को पैदा करना था। रोमानियों का मानना था कि वे, अगर देखो, क्रांति करके ना ही सही, लेकिन उनका जो उनकी जो थिंकिंग थी, प्लानिंग थी, वो थोड़ी अलग थी। उनका मानना था कि हम लोग डांस के माध्यम से या फिर गीतों के माध्यम से या फिर जो हमारी पुस्तकें हैं, राइटर कवियों के माध्यम से हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि इस पूरे एटमोस्फेयर को और जो क्रांतिकारी भावना है उसको पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दे, चेंज कर दे लोगों की थिंकिंग। जैसे आज के टाइम में आपने देखी होगी, कोई भी पार्टी है, चुनाव नजदीक है, तो पार्टियां अपना क्या कराती है, कोई वीडियोस वगैरह बनवाती है। पार्टी अपनी, कोई जो सांसद होते हैं, नेता, अपनी वीडियोस वगैरह बनवाते हैं, एड, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से। और कोई गाने बनवाता है, सॉन्ग्स वगैरह चलवाता है। जैसे वो अरविंद केजरीवाल का सॉन्ग था, 5 साल केजरीवाल 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 5 साल केजरीवाल। ठीक है, वो जो गाना था वो है आपका जस्सी जस्सी जसराज का है, शायद वो पंजाबी सिंगर है, सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही रोमांटिज्म था। ठीक है, रोमांटिज्म था। ये लोग मारकाट में बिलीव नहीं करते थे, लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते थे। इनका मानना था कि हम लोक गीतों के माध्यम से, डांस के माध्यम से सिस्टम को बदलने का प्रयास करेंगे। तो आइए, यहाँ पे मैंने नोट्स लिखे हुए, इनसे पहले मैं एक बार इसको, इससे जो ये हेडिंग आपकी बुक में, इसको पूरी डिस्क्रिप्टिवली एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप अपनी बुक्स उठा दो और जो मैं आपको बताऊंगा वो ही आप लोग पढ़ोगे। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से देखना। बहुत सारे काम ये करते हैं, पहले चैप्टर को पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं नोट्स को भी देखो, आपकी बुक्स में जितना है उतना आपको मिले तो ज्यादा बेटर रहेगा। ज्यादा है खिचड़ी खाओगे तो भाई ओवर हो जाओगे, समझ में नहीं आना कुछ भी। तो ध्यान रखना, इनको एक बार इग्नोर करो। जो मैं पढ़ रहा हूँ वो देखो, हेडिंग है आपकी बुक में, एक डायग्राम सा बना हुआ है, उसके नीचे एक हेडिंग मिलेगी आपको। हेडिंग है आपकी द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। ठीक है, इसके बारे में देखो, राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्र विस्तार से नहीं हुआ।
राष्ट्रवाद जो था, नेशनल फीलिंग जो थी, ठीक है, उसका जो विकास हुआ था वो ना तो युद्ध के हिसाब से हुआ था और न ही क्षेत्रीय विस्तार से होता। क्षेत्रीय विस्तार का मतलब होता है अपना जो एरिया है, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाना, ठीक है, उससे भी नहीं हुआ था। राष्ट्र के विचार के निर्माण के लिए, ठीक है, एक नेशन स्टेट बनाने के लिए जो वहां का कल्चर था उसने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। कल्चर एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बना था। उसके बाद है कला, काव्य, कहानियां। कला को बोलते हैं आर्ट, ठीक है, काव्य, पोएट, कहानियां, स्टोरीज, किस्से और जो संगीत थे, ठीक है, सॉन्ग्स ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। इन्होंने बहुत सारा सहयोग दिया था। किसने? जो कवि थे, राइटर्स थे जो वहां के, ठीक है भाई, कला थे, आर्टिस्ट जो थे, राइटर जो थे, जो कहानियां लिखते थे, जो किस्सों को लिखते थे और जो सॉन्ग्स लिखते थे, सॉन्ग्स बनाते थे, सॉन्ग्स गाते थे, उन्होंने बहुत बड़ा, उनसे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा जो वहां पर क्रांति हुई थी। कहां पर? यूरोप के अंदर। उसके बाद आता है, और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बना, ठीक है, वो बना सॉन्ग, संगीत। संगीत भाई गाने बना दिए कि गाने गाओ थे, तो गाने गाने का तो माध्यम था भाई, हम क्या करें, गाना जो था, सॉन्ग जो था, हम उसको सिंग करते हैं, सॉन्ग को हम क्या करते हैं, गाते हैं। जब हम सॉन्ग को गाते हैं तब गाने का मतलब हमसे कोई दूसरा भी सुन रहा है, अब दूसरा जब सुनेगा तो उसके अंदर भी भाई भावनाएं पैदा होगी। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं शेयरिंग चलती हुई आपको लगेगी, और वो जो उनके विचार थे, जो क्रांति की थिंकिंग थी, वो शेयर हो रही थी एक गाने के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद आता है, आइए हम रोमानीवाद को देखें। रोमानीवाद क्या होता है? रोमानीवाद होता है रोमांटिज्म, ठीक है, रोमांटिज्म और रोमांटिक होता है रोमानी। रोमांटिज्म को देखिए सर, व्हाट रोमांटिज्म क्या होता है? अब देखो, सुनो, अगर हम रोमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था, रोमानीवाद क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था, कल्चरल मूवमेंट था। क्या था? कल्चरल मूवमेंट था। उसके बाद आता है, आइए, जो एक खास तरह की राष्ट्रवादी भावना का विकास करना चाहता था, ठीक है भाई, जो कल्चर के हिसाब से क्रांति पैदा कर रहे थे, कल्चर के हिसाब से। पहले क्या था? पहले तो वही लड़ाई झगड़े के हिसाब से थे, फिर कार्बोनरी गुप्त संगठन बनने लगे, लेकिन अब लोग बाग जो थे, संगीत, मतलब अब जो क्रांति शुरू की वो कवि और लेखक, आर्टिस्ट, इन्होंने की, ठीक। और ये लोग या पेंटिंग के द्वारा, या फिर सॉन्ग्स के द्वारा, या फिर अपनी पोएट या स्टोरीज के द्वारा, इनके द्वारा अपने जो थिंक थे, अपने जो थॉट थे, उनको शेयर कर रहे थे, फैला रहे थे उनको। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क, ठीक है भाई, तर्क विकल्प अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजनाओं के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल, और स्थानीय बोलियां होती है जो लोकल लैंग्वेज होती है, लोकल लैंग्वेज पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्रित करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लेना नहीं था, ठीक है। वो कहीं ना कहीं ऐसा चाहते थे कि ये आए मॉडर्नाइजेशन तो हो इससे, लेकिन हम पहले ना जाए, अपनी जो पास्ट की स्टोरी है उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करें, और हम आगे बढ़ते चले जाए, इससे एक अलग ही थिंक प्लानिंग हो, ठीक है। तो आप ध्यान दो एक बार इसमें। उसके बाद आता है आपका उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लेना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था, ठीक है। जो मॉडर्नाइजेशन का उनके अंदर थॉट थे, उन थॉट्स को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के पास में शेयर करना उनका पर्पस था, उनका उद्देश्य था कि हमारे जो विचार है, नए टाइम के जो विचार हैं, उन विचारों को हम आदान प्रदान करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे विचार जाए, ठीक है। जिनसे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिक निरक्षर थे। निरक्षर का मतलब होता है जो अनपढ़ आदमी थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन पढ़े लिखों तक वे सारी चीजें पहुंचाना। और किसके माध्यम से? भाई पढ़े लिखे आदमी ना तो अखबार पढ़ सकते, और ना ही मैगजीन्स पढ़ सकते, ना न्यूज़पेपर, कुछ भी नहीं पढ़ सकते। तो फिर उनके लिए क्या है? उनके लिए कौन सी चीजें हैं जो उनको क्रांति के लिए अग्रसर करेगी, जो उनको क्या करेगी? उनको क्रांतिकारी भावनाओं से दर्शाएगी, या उनको जो है प्रोत्साहित करेगी। तो वे सारी चीजें, डांस, सॉन्ग्स, माध्यम, क्योंकि अनपढ़ लोग पढ़ तो सकते नहीं, लेकिन सुन तो सकते हैं ना। तो सुनने वाली जो कला थी, जैसे आर्ट हुई, ठीक है, स्टोरीज हुई, कहानियां हुई, और डांस हुए, नृत्य हुए, इनके हिसाब से वो लोग अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। समझ रहे होगे आप, जान उम्मीद है। जो लोग अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उनको हम दूसरी तरह से समझाना चाहते थे। और दूसरी तरह से कैसे समझाएगा? डांस करके, गाने गाकर, ठीक है, और भाई कहानियां सुनाकर, ऐसे उनको प्रोत्साहित किया गया क्रांति के लिए। अब उसके बाद में आता है आपका, यह खासतौर पर पोलैंड में लागू होता था। जो ये सारी इतनी भी एक्टिविटियां हो रही थी, कहां पर होती? पोलैंड एक देश है, पोलैंड के अंदर ये चल रहा था, ठीक है। जिसका 18वीं सदी के अंत में, 18th सेंचुरी जो थी आपकी, 18th सेंचुरी के लास्ट में
जो रूस था, पर्सा था, पर्शिया, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, ये 3 देश थे, ठीक है। रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियां जिनको हम ग्रेट पावर्स बोलते हैं, कैसी ग्रेट पावर्स ने विभाजन कर दिया, ठीक है, इन्होंने इनका विभाजन कर दिया। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था। जब सारे अलग अलग हो गए तो पोलैंड क्या हुआ, पोलैंड में भाई टूट गया, पोलैंड आधा आधा हो गया, विखंडित हो गया पोलैंड अब। तो पोलैंड अब स्वतंत्र नहीं था, ठीक है, स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई, ठीक है। जो भाई सबका पहले तो सेम ही था, तो जब सबका सेम था डांस वगैरह, तो पोलैंड के अंदर भी जो डांस था, लोक नृत्य थे और जो सॉन्ग्स थे, गाने थे, गीत थे, उनको उनको चलाया गया, और चलाने के बाद में जो पहला जो कल्चर था उनका, वही कल्चर वहां पे स्टेबलाइज किया गया, ठीक। उसके बाद आता है कैरोल कुपुर्स्की, एक नाम है कैरोल कुपुर्स्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया, ठीक है। एक व्यक्ति था, इस व्यक्ति का नाम था कोरेल कुपुर्स्की, ठीक है। हिंदी में नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहां पर लिख रहा हूं मैं, कैरोल कुपुर्स्की, ये एक व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने अपने सॉन्ग्स के अंदर नेशनलिस्ट, जो क्रांति की जो फीलिंग्स थी, वो क्रांति की फीलिंग्स इसने उनके अंदर अंकित की, ठीक है। अपने गीतों के अंदर क्रांतिकारी जो भावनाएं थी उनका वर्णन किया, क्रांतिकारी के जो गीत थे, ठीक है, जो लोगों को मोटिवेशनल करते थे, ठीक है, मोटिवेट करते थे ज्यादा से ज्यादा, तो ऐसे गाने इन्होंने गाए, और गाने के बाद इन्होंने अपने गानों का प्रचार करा, ठीक है, सॉन्ग्स वगैरह गाए। उसके बाद आता है आपका, और पोलोनेश और माजरा जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक में बदला गया, ठीक है। कौन कौन से 2 डांस थे जिनको राष्ट्रीय प्रतीक में बनाया गया, नेशनल डांस बना दिया गया बाद में, एक का नाम था पोलोनेश, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो 2 डांस कौन कौन से थे, यहाँ पे मिलेगा आपको, ये रहा पोलोनेश और मोजूर का, पोलोनेश और मोजूर का, हिंदी में नाम लिख लो इसका, पोलोनेश, यहाँ पे लिख लो, ठीक है, पोलोनेश, पोलोनेश और मोजूर का, ठीक है, माजूर का, ये 2 डांस थे, ये नेशनल डांस बना दिए गए थे बाद में वहां पे। अब इनके माध्यम से जो क्रांतिकारी फीलिंग थी, जो क्रांतिकारी विचार थे, उनका आदान प्रदान हुआ, अपने जो विचार थे उन विचारों का शेयर हुआ, ठीक है, वो शेयरिंग इन्हीं 2 डांस से हुई थी, और बाद में इन्हीं डांस को वहां पर नेशनल डांस बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया गया था। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रोल था वहां पर, ठीक है। रूसी कब्जे के बाद जब रूस ने कुछ प्रांतों पर कब्जा किया, तो पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटा दिया गया। जब रूसियों ने कब्जा किया ना, तो इसमें लिखा हुआ है रूसी कब्जे के बाद, जब रूसियों ने कब्जा किया किसी एरिया पे, तो वहां के अंदर जो लैंग्वेज थी पोलिश भाषा को स्कूलों से हटा दिया गया, ठीक है। भाषा को हर जगह जबरन लाता गया। कौन सी भाषा, वो रूसी भाषा। भाई देखो, पहले कोई सी और लैंग्वेज थी, लेकिन क्या हुआ, रूसियों ने जब उस एरिया पर कब्जा कर लिया, तो रूसियों ने जो पोलिश भाषा थी उसको वहां से रिमूव कर दिया, और वहां से रिमूव करने के बाद में कौन सी लैंग्वेज वहां पे स्टेबलाइज की, अपनी वाली रूसी लैंग्वेज स्टेबलाइज कर दी, ठीक है, उसको जबरन लादा गया। तो 1831 1831 में, कब, 1831 में, यहां देखना बच्चों, 1831 1831 में क्या किया, 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, रूस के साथ में एक फाइट होगी, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया, रूसियों को हरा दिया गया, जिसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया, ठीक है। जो उनके अगेंस्ट रहे थे, उन्होंने लैंग्वेज को एक अपना वेपन्स बनाया था, लैंग्वेज के हिसाब से ज्यादा लैंग्वेज अपने वाली बोल ली, वे उन लैंग्वेज से उनको चिढ़ते थे, और उन्होंने अपनी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपस में जो एंटी हुए थे एक दूसरे के। अब आता है चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल किया गया। तो बाद में जब रूसियों को हरा दिया गया, उसके बाद में दोबारा फिर कौन सी लैंग्वेज, पोलिश लैंग्वेज को स्टेबलाइज कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, इसका यह नतीजा हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और भिक्षुओं को जेल में डाल दिया गया। जब वहां पर क्या हुआ कि भाई लैंग्वेज के साथ रिलेटेड छिड़ा हुआ था, तो लैंग्वेज, जब जो चर्च के पादरी थे उन्होंने पोलिश भाषा को दोबारा स्टेबलाइज करना चाहा, तो जितने भी जो फादर थे, ठीक है, जो पादरी थे और जो बिशपो थे, उनको जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया,
ठीक है। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए, जो रूस के अधिकारी थे जिनका कब्जा था वहां पे, उन्होंने उन सभी को सजा दे दी और सजा देने के बाद उनको जेल भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, उन्होंने इनकार कर दिया था कि हम रूसी लैंग्वेज का जो प्रचार है शेयरिंग नहीं करेंगे, हमारी जो लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है वो बताओ आप मुझे, कमेंट करो आप सभी, कौन सी लैंग्वेज को बलपूर्वक हटाया गया था बताओ। पोलिश लैंग्वेज, पोलिश भाषा को। दोबारा क्यों, जो पादरी लोग थे वो पोलिश भाषा का यूज चाहते थे, और जो रूसी थे जिन्होंने कब्जा किया था, ठीक है, वो लोग रशियन लैंग्वेज का यूज करते थे और उसको ही स्टेबलाइज करना चाहते थे। और जब पादरियों ने मना कर दिया कि हम रूसी भाषा का प्रचार नहीं करेंगे, तो जो रूसी अधिकारी थे, रूसी अधिकारियों ने पादरियों को क्या किया, जेल में डाल दिया। ठीक है। पोलिश भाषा, पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के रूप में देखी जाने लगी। जो लोग पोलिश भाषा को पढ़ाना चाहते थे उनका मतलब था कि जो रशियंस थे, रूसी थे, उनको हराना और अपने एरिया से बाहर कर देना। ठीक है, ये इस टॉपिक की हेडिंग, ये हिंदी ट्रांसलेशन था, आप समझ में बेटर आ चुका होगा। ये इंग्लिश नोट्स है, आपको बुक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बुक पढ़ने की। आपको हेडिंग डालनी, जो मैंने समझाया वो आपको नोट डाउन करना, और बाकी अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो नोट्स आपके ये, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। Point number one is the development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansions. उसके बाद में culture played an important role in creating the ideas of the nation. Art and poetry, stories and music helped express and shape nationalist feeling. समझ गए ना? उसके बाद में let us look at romanticism. Romanticism a culture movement which sought to develop a particular form of nationalistic sentiments. अब आता है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, romantic artist and poet generally criticized the glorification of reason and science and focused instead on emotions, institution and mystical feelings. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते आगे। अदर रोमांटिक्स वर थॉट फोल्क सॉन्ग, कैसे सॉन्ग, फोल्क सॉन्ग। ठीक है, इन गानों के माध्यम से अपने जो थॉट थे उनका प्रचार किया उन्होंने। फोल्क सॉन्ग, फोल्क पोएट्री एंड फोल्क डांस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। उसके बाद आता है नेशनल फीलिंग्स वर कीप्ड अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। अब है नेक्स्ट कोरल कर्पिस्की, देखो वहां पे कोरेल कुपुस्की, ठीक है, ये नाम है कोरेल कुपुस्की, celebrated the national struggle through his operas and music turnings folk dance like the Polonish and Mordurka into nationalist symbols। देखो ये है कैरोल कुपुस्की ने सबसे पहले अपने जो गाने थे, इनके सॉन्ग्स थे, इनके अंदर इन्होंने जो रोमांटिज्म की भावनाएं थी, ठीक है, क्रांति के जो विचार थे वो रख दिए। और उसके बाद में जो फोल्क डांस थे, कौन कौन से थे, पोलोनिश और मोजूरका, इन डांस को वहां पे कौन से डांस बना दिया गया, इनको वहां पे जो नेशनल सिंबल्स बना दिया गया, नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया गया। अगर कहीं पे ये डांस होते थे तो इसका मतलब वे लोग क्या चाहते हैं, क्रांतिकारी चाहते हैं। ठीक, क्रांतिकारी बनते हैं वे लोग और क्रांति चाहते हैं। ठीक, और उसके बाद में लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रोल था सब कुछ बदलने के लिए। रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर, रशियन लैंग्वेज जो थी इम्पोज्ड एवरीवेयर। उसके बाद मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी, मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी जो पादरी होते थे इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज ए वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने भाषा को अपना हथियार बनाया। उसके बाद में आता है भैया, as a result a large number of priests, padri and bishops were put in jail or sent to साइबेरिया। ठीक है, साइबेरिया, सर साइबेरिया कहां पड़ता है, देखो रूस के अंदर पड़ता है साइबेरिया। आपने मैप में रसिया देखा होगा, रसिया के सबसे नॉर्थ में क्या है, साइबेरिया ही है। और साइबेरिया में अत्यधिक ठंड है, और इंडिया के अंदर जो सर्दियों के मौसम में ठंडी हवाएं चलती है ना, वो साइबेरियन हवाएं होती है। जो भारत में सर्दी मतलब ज्यादा अधिक करती है, वो साइबेरियन हवाएं है। उसके बाद में रशियन authorities as punishment for their refuse to preach in Russia। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके हो गए, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत करके बनाते हैं आपके लिए। तो आप सभी अगर आपको अच्छे लगते तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो।
और मैं बता दूं, अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो तो फॉलो करने का मतलब है तो आप पढ़ोगे भी, और जब आप पढ़ोगे अगर आप इनको अपने जीवन में उतारोगे और एक अच्छे विद्यार्थी की तरह जो है मेहनत करोगे, तो कहीं ना कहीं आप टॉपरों की काउंटिंग में आओगे, टॉपरों की गिनती में आओगे। मैं नहीं चाहता, मेरी नजरों में देखो काउंटिंग में होना चाहिए बंदा, काउंटिंग में या तो नीचे से वन हो या फिर लास्ट में वन हो, कोई दिक्कत नहीं है, काउंटिंग में होना चाहिए। और वही आज के टाइम में कंपटीशन का दौर बहुत ज्यादा है, हाई हो रहा कंपटीशन, आप अपनी पढ़ाई का लेवल भी बढ़ाओ। और ये जो वीडियो आती है ना 10 मिनट की, 7 मिनट की, 7 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ो, 10 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ो, इनसे बचो भाई, इनसे बचो, इनसे तो बिल्कुल बचो, इन्हें तो बिल्कुल भी टच भी मत करो। हमेशा डिस्क्रिप्टिवली पढ़ो, पता लगेगा कारणों का क्या कारण था, चीजें क्या थी, और कहां से शुरू, कहां से खत्म, और क्या इम्पैक्ट थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।